इनमें जाति आधारित पूर्वाग्रहों एवं असह्य उत्पीड़न की पीड़ा एवं इनके उन्मूलन की अदम्य साहस के साथ प्रतिबद्धता एक साथ अभिव्यक्त होती है। बाबा साहेब ने श्रम एवं श्रमिकों से जुड़े विषयों को बड़े ही संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया, क्योंकि इनका पर्पज था राष्ट्र का निर्माण और नेशन बिल्डिंग के लिए क्लास स्ट्रगल नहीं, क्लास कोऑपरेशन, कोलेबोरेशन की नीड होती है। इसी कंटेक्स्ट में 1936 में इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में संपादित चुनावों में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में 17 में से 15 सीटों पर इनकी निर्वाचकों का विश्वास प्राप्त करना एक ऐतिहासिक था। इस पार्टी की सफलता परिणाम की दृष्टि से अप्रत्याशित थी, लेकिन भूमिहीन श्रमिकों की उत्पीड़नकारी स्थिति या उनके निवारण के दृष्टिपत्र के रूप में बाबा साहेब के विचारों के प्रति विश्वास की कहीं अधिक परिणति थी। 17 सितंबर 1937 को बॉम्बे परिषद के पूना सत्र में कोंकण क्षेत्र में प्रचलित खोटी प्रणाली के उन्मूलन के पर्पज से एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका पर्पज जमींदारों के शोषण एवं उत्पीड़न से कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों के हकों की रक्षा करना। इसी प्रकार विभेद आधारित महार वतन प्रणाली, जहां शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसके किसी परिवार के व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होती थी या कार्य करना होता था। इस प्रणाली की प्रखर आलोचना एवं विरोध बाबा साहब ने किया। हिंदू समाज की विभेदकारी एवं बहिष्करण पर आधारित जाति की कुप्रथा एवं इस पर उपजे अमानवीय उत्पीड़न के मूल आधार वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर समता एवं बंधुता के आदर्शों पर समाज को नवीन एवं समावेशी आकार देने का प्रयास किया। वैचारिक स्तर पर इन्होंने 1920 में मूक नायक, जो एक वीकली थी, एवं 1927 में बहिष्कृत भारत पाक्षिक पत्रों का प्रकाशन किया। वहीं विभिन्न पुस्तकों, जिनका उल्लेख किया जा चुका है, के माध्यम से संपूर्ण समाज को नवीन विचारों से इग्नाइट करने का प्रयास किया। दलितों के उत्पीड़न के उन्मूलन के पर्पज से इन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मीन्स एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट का एक हिस्टोरिक उद्घोष किया। यहाँ ये डिफाइन करना इसेंशियल है कि आखिर क्या है एजुकेशन। एजुकेशन इज एक्वायरिंग विजडम एंड इमेंसिपेशन ऑफ कैरेक्टर, जो एक कॉम्बिनेशन है इंटेलिजेंस एंड राइचसनेस का, प्रज्ञा एवं सच्चरित्रता का मिलन ही है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य सच्चरित्रता के साथ प्रबोधन। हम बीते हुए समय को पुनः नहीं लौटा सकते और न ही ऐतिहासिक अन्याय एवं उत्पीड़न को जीरो कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो वह एक रचनात्मक, आदर्श, नवाचारी विकल्प, वो है क्षतिपूर्ति या एम्पावरमेंट, जिसका माध्यम है एजुकेशन। शिक्षा हमारे सपनों को पंख देती है, वही समाज को पुष्पित, पल्वित होने का एक स्थायी अवसर देती है। यूनेस्को के वर्ल्ड लिटरेरी डे 2016 की थीम के कंटेक्स्ट में हमें इसे समझना चाहिए, जिसकी थीम थी रीड द पास्ट, राइट द फ्यूचर। बाबा साहेब का कालजयी विचार, कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। या कल्टिवेशन ऑफ माइंड का निहितार्थ है पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर चिंतन, समाज के प्रति कृतज्ञता और चरित्र के परिमार्जन से है। विचार कितने भी उदात्त क्यों ना हो, भले ही उनकी प्रकृति कालजयी, सार्वभौमिक क्यों ना हो, बिना इंस्टीट्यूशनल
ऑर्गेनाइजेशनल बेस के बिना उनकी स्थिति पखेरु विहीन पक्षी की है या पखेरु विहीन पंख की है। इसी संदर्भ में बाबा साहेब ने संगठित रहने के विचार को हमें समझना चाहिए। इसी के साथ संगठन का स्थायित्व, समता, असहमति के प्रति सम्मान, प्रत्येक की गरिमा के प्रति संवेदनशीलता का आधार है। यही संगठन डेमोक्रेसी के मूल भाव की अभिव्यक्ति एवं राष्ट्र के निर्माण का आधार है। पूर्वाग्रहों, घृणा, उत्पीड़न, अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध एवं अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष अपरिहार्य है। संघर्ष की जड़ता को तोड़ने एवं नवीन के सृजन का आधार है। बोधिसत्व बाबा साहब ने इन त्रिरत्नों शिक्षा, संगठन, संघर्ष को प्रबोधन एवं करुणा के प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म, संघ, जो एनलाइटनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशलाइज, कंपेशन एंड एडोप्शन एंड इनकलकेशन ऑफ राइचसनेस को प्रतिबिंबित करते हैं। इस संदर्भ में मीन्स एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, इस कालजयी उद्घोष को हमें महात्मा बुद्ध के बुद्ध, धम्म, संघ, इन त्रिरत्नों के कंटेक्स्ट में समझना होगा। 5th सेंचुरी बीसी में महात्मा बुद्ध के उदात्त विचारों ने एक नवीन समतामूलक करुणामयी समाज का विकल्प प्रस्तुत किया। ये संघ ने इंस्टीट्यूशनलाइज आधार प्रदान किया, जिसकी परिणति विद्या अनुरागी मठों की स्थापना में हुई, जिसका एक उदाहरण है, एकमात्र नहीं, एक उदाहरण है नालंदा महाविहार, जो उदात्त विचारों से पोषित एवं संस्थागत आधार पर समर्थित होकर विश्वविद्यालय के उत्कर्ष की उपलब्धि अचीव करने वाला बना, जो न केवल अपने युग में उदात्त विचारों को पंख देने में भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार का आधार बना, बल्कि आज भी भारत की आध्यात्मिक विरासत का नाभिक केंद्र एवं विदेश नीति के सॉफ्ट पावर या इन्फ्लुएंस का एक आधार स्तंभ है। इसी तरह नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी को परिभाषित करना बाबा साहेब के विचारों एवं मानवनिष्ठ डेडिकेशन टू यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समग्रता के साथ समझने में सहायक होगा। नॉलेज, एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद क्रिटिकल थिंकिंग, विजडम, अप्लाइड फॉर्म ऑफ नॉलेज, intellect, when wisdom serve social cause, it transformed into intellect, and spirituality, upliftment from own interest and complete dedication towards society, and इसका सेकेंड डायमेंशन इससे भी आगे बढ़कर compassion for even sentient creatures of the universe। उत्पीड़ित लोगों के आध्यात्मिक उत्थान एवं सामंती विभेदों एवं कुरीतियों की जकड़न से मुक्ति के प्रपंच से अशोक दशमी के ऐतिहासिक अवसर अक्टूबर 14, 1956 को अपने लाखों अनुयायियों या डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में कहें तो सहभागियों के साथ बुद्ध, धम्म एवं संघ के आदर्शों को आत्मसात, अंगीकृत एवं आत्म अर्पित किया बाबा साहेब ने। आज इनके जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली एवं चैत्य भूमि बॉम्बे पंचतीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि मौलिक चिंतन एवं प्रबुद्ध विचारों वाले अम्बेडकर सिर्फ नवीन विश्वास के प्रति अनुकरणकर्ता मात्र नहीं बने, बल्कि अपने नवोन्मेषी, नवाचारी, मौलिक चिंतन से हीनयान,
महायान की विरासत के साथ ही बुद्धिज्म में नवयान को ऐड किया। बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्वर्णिम त्रिभुज को पूर्णता दी। बुद्ध एवं धम्म इनकी पुस्तक का अध्ययन इस विषय पर पाठकों को अधिक गहन समझ दे सकता है। बौद्ध धर्म ने बाबा साहेब के अप्रतिम योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित कर अभिव्यक्त की। आधुनिक भारत के शिल्पी का आर्थिक दर्शन, अगर हम इस विषय पर गहनता के साथ विचार करें तो इनके विचार, अर्थशास्त्र में इनकी उच्च शिक्षा, इस विषय पर मौल्य ग्रंथों की रचना के कारण अर्थशास्त्र में नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने बाबा साहेब को फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स कहकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। अमर्त्य सेन के अध्ययन का मुख्य ध्येय वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, जिसका पर्पज है ह्यूमन कैपेसिटीज का क्रिएशन, डिप्राइवेशन का अंत एवं फ्रीडम के अवसरों का क्रिएशन। जो बाबा साहेब के विचारों की कालजयी प्रकृति का उद्घाटन, उनके प्रति कृतज्ञता दोनों है। इनके विचारों में श्रम का अत्यधिक महत्व एवं श्रमिक एवं पूंजीपति के बीच सहयोगात्मक संबंध राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इस पर्पज से 1936 में अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन और उसकी अप्रत्याशित सफलता के साथ ही बॉम्बे विधान परिषद में श्रमिकों के स्ट्राइक के हक में प्रखरता के साथ अपनी आवाज एवं उसे डॉक्यूमेंट के रूप में एक बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया। 1942 और 46 के बीच वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में बाबा साहेब ने कोल खदानों में कार्यरत महिलाओं के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एवं वेतन सहित मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करने का कार्य किया। श्रमिकों के लिए कार्य दिवस 18 घंटे 20 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का प्रयास किया। श्रमिकों के हितों में श्रमिक संहिता का इनका विचार लेबर कोड 21वीं सदी में लेबर कोड के लिए आज भी अनुकरणीय है। राष्ट्र की प्रगति के लिए ऊर्जा सिक्योरिटी यानी एनर्जी सिक्योरिटी मस्ट है। ऊर्जा स्रोतों के दक्षतम उपयोग के पर्पज से जल, विद्युत एवं देश के प्रत्येक भाग तक ऊर्जा की उपलब्धता हो, वो भी वहनीय कीमतों में हो। इसका संपूर्ण स्ट्रक्चर बाबा साहेब ने तैयार किया था। भारत की गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी के आंकड़ों की गहन समझ के आधार पर इन्होंने एक एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर एम्फेसिस किया। तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का इनका विचार जाति पूर्वाग्रहों एवं उत्पीड़न के अड्डे बन चुके गांव की रूढ़िवादी जागरण को तोड़ने के प्रति प्रेरित था। इनके आर्थिक दर्शन की जड़ें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से पोषित एवं बौद्ध धर्म की नैतिकता के आधार भूमि में टिकी दृष्टिगत होती है, जिस आधार पर इन्होंने समाजवाद की मार्क्सवादी व्याख्या, मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष की आलोचना की, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का आधार है वर्ग सहयोग न कि वर्ग संघर्ष। इसी प्रकार गांधी जी की ट्रस्टीशिप या न्यायशीलता को कोरे नैतिकता के कारण इन्होंने व्यवहारिक नहीं माना। परिवर्तन मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष एवं कोरे नैतिक उपदेशों से कहीं अधिक डॉक्टर अंबेडकर की विधिक एवं संवैधानिक पहलू में अधिक परिलक्षित हुए हैं। आज तक का इतिहास इसी का गवाह है। सामाजिक आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय का आधार मानने वाले बाबा साहेब के विचारों में आर्थिक संसाधनों के समतामूलक पुनर्वितरण के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है।
और सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय एवं इनके स्थायित्व की दूरी है। इन इश्यूज पे थॉमस पिकेटी की, जो फ्रेंच स्कॉलर हैं, उनकी बुक्स को रेफर किया जा सकता है। भूमिहीनता की वंचना को दूर करने के लिए इन्होंने जमींदारी उन्मूलन को आवश्यक माना, लेकिन जमींदारी उन्मूलन पहले तो आंशिक ही हुआ और इससे भी बढ़कर जमींदारों की निजी भूमि को न तो राज्य ने अपने स्वामित्व में लेने की कोई निर्णयकारी पहल की और न ही भूमि वितरण की कोई समग्र विधिक एवं संवैधानिक योजनाएं बनी, जिसकी परिणति एक और खेतिहर मजदूरों की बदतर स्थिति, वहीं इस नेशन की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक ग्रेव थ्रेट नक्सलिज्म के रूप में हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए हेवी इंडस्ट्री का समर्थन किया, जिसका पर्पस था एमएसएमईज मीन्स सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए एक आधार क्रिएट करना, साथ ही विदेशी पूंजी निवेश से घरेलू उद्योगों की प्रतिरक्षा, जिसका कारण औपनिवेशिक शोषण के उत्पीड़क अनुभव थे। पूंजीवाद एवं मार्क्सवादी आर्थिक मॉडलों की अतिवादिता के नवीन विकल्प, या कहें कि मध्यम मार्ग, जो गोल्डन मीन है, मिक्स्ड इकोनॉमी का समर्थन, जो स्वतंत्र भारत के विकास का एक प्लान्ड आधार था। सहकारिता, विशेषकर सहकारी कृषि के प्रति इनकी उन्मुखता, समता मूलक समाज के प्रति इनकी निष्ठा को प्रतिबिंबित करती है। आर्थिक विषयों पर इनकी रचनाएं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका एक पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी रिसर्च के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन के सामने इन्होंने जो गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की, उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंसेप्चुअलाइज किया गया। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से स्टेट की फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट कर ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही है। इसी अवसर पे हम जेंडर इक्विटी के इश्यू को लेते हैं। साहित्यिक रचनाओं में महिला को ईश्वर की अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम रचना के रूप में उल्लिखित किया गया है। मीन्स उन्हें दिव्यता के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इतिहास के कंटेक्स्ट में पाषाण युग में महिला श्रम के विभाजन के साथ ही घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। इसका प्रमाण है भीमबेटका की गुफाएं और वहाँ हुई रॉक कट पेंटिंग्स। वैदिक युग, विशेषकर ऋग्वैदिक काल में जीवन के उल्लास एवं महिला की समान भूमिका, यहाँ तक कि वैदिक साहित्य की ऋचाओं की रचनाओं में इनकी भूमिका। लेकिन इसके साथ ही वैकल्पिक विचार रखने वाले इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ऋग्वेद के 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाओं में सिर्फ 15-20 सूक्त उनकी रचनाएं स्त्रियों द्वारा किया जाना समानता को नहीं, एक अपवाद को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही ऋग्वेदिक भौगोलिक सीमाओं को एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सामाजिक स्थिति के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उस युग में वैश्विक कंटेक्स्ट में एवं उसके प्रवृत्ति चरणों से तुलना करने से यही प्रतीत होता है कि महिला की भूमिका एक नवीन युग का आरंभ या नवीन शुरुआत का द्योतक, आरंभ के पश्चात प्रगति नहीं, प्रतिगामिता ही परिलक्षित हुई है।
वैदिक देवताओं में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। एग्जाम्पल के इंद्र एंड अग्नि। यहाँ वर्तमान को अतीत पर आरोपित करने के विषय में हमें सचेत होना चाहिए। इंद्र को समर्पित